12th बिजनेस स्टडी। सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आज की इस क्लास में इन दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि आखिर इनका क्या मतलब होता है और इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एलिमेंट्स आते हैं। इससे पहले मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब हम कवर करके आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। प्रीवियस क्लास यानी पार्ट 1 का लिंक आपके इसी क्लास के आई बटन में लगा हुआ है और वह वीडियोस दोनों ही क्लासेस यानी कि एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने मैनेजमेंट क्या है और उसका प्रोसेस और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो सब चीजें ब्रीफ में एक्सप्लेन भी की हैं। इसी क्लास के एंड स्क्रीन में वो क्लासेस लगी हुई हैं, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी तरीके से एआई के एजुकेशन ने सारे समाधान कर रखे हैं आपके लिए। तो आज के हमारे पास टॉपिक का नाम है बेटा नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है इसको जानते हैं। देखो बेटा, मैनेजमेंट तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि मैनेजमेंट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और मैनेजमेंट को हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, चाहे वो प्रॉफिट बेस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट बेस हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। ये सब तो हमने कवर कर लिया। तो मैनेजमेंट का नेचर आखिर 3 भागों में कैसे बट गया, इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि किसी भी काम को करने की पढ़ाई अगर आपने कर ली, मान लो आपको डॉक्टरी करनी है, आपको टीचिंग करनी है, या फिर आपको कोई भी काम करना है जिसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत है, यानी कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की जरूरत है, तो आपने वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हायर कर ली, आपने वो क्लास ले ली, सब चीजें पढ़ ली और सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। बट वो आपका टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उसकी मल्टीपल ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस ना करो, वो टॉपिक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके अंदर उस टॉपिक को कवर करने की स्किल्स जनरेट ना हो जाए, आपके अंदर क्रिएटिविटी ना आ जाए, राइट। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्रिएटिविटी का, ओरिजिनलिटी का। वो आप कंसीडर करते हो मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो रिलेट करता है वो करता है बेटा क्रिएटिविटी पे, स्किल्स पे, ओरिजिनलिटी पे एंड आल्सो प्रैक्टिस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और अपने काम को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस। तो इन सभी बातों को जो रिलेट करता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट करता है। ठीक है जी। तो हमने समझा मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है। अब हम जानते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है। देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी स्किल है, आपने बिजनेस शुरू किया, आपको बस काम करने की लत लगी हुई है कि भाई मैं काम करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, सब चीजें। आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर सब कुछ वो है जो एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। बट आप सक्सेस अचीव करने से पीछे क्यों रह जाओगे? क्योंकि बिजनेस करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ पढ़ाई जो है वो आपको कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है, कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए आप अपने काम को इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर कर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि पढ़ाई नहीं कर रहे, बिजनेस ओपन कर लिया और बिजनेस करके बहुत सारे पैसे कमा लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, रियल है। बट आप जो आज के समय के अंदर बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके इंटरव्यूज चेक किया कीजिए। आप उनसे खुद सुन पाओगे कि जैसे गौतम अडानी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अपने समय में, मतलब अपनी यंग एज के अंदर थोड़ा और पढ़ लिया होता तो जो सक्सेस मैंने जितने सालों में अचीव की है वही सक्सेस मैं 10 साल पहले अचीव कर चुका होता। ठीक है। तो पढ़ाई का कहीं ना कहीं बेटा रोल तो है। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है कि वो आपको व्यापार करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स देती है। और यही जब चीजें आप लगाकर अपना काम शुरू कर देते हो तो वो आपका बेटा कहलाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो होपफुली समझ में आ रही होंगी मेरी सारी बातें। देखिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या है, पूरा शेड्यूल बना हो, मतलब पूरी तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज आपका मूड नहीं है, आपके अंदर आज क्रिएटिविटी वाली वाइब्स नहीं आ रही तो आप काम नहीं कर रहे, या फिर आप फैक्ट्री के अंदर पहुंचे, आपने कुछ पता ही नहीं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ही क्रिएट नहीं है, तो आपका जो काम है वो अनसिस्टमैटिक होगा। और जब काम अनसिस्टमैटिक
होगा तो रिजल्ट भी अनसिस्टमैटिक होगा। तो यही वजह है कि मैनेजमेंट एज एन साइंस रिलेट करता है सिस्टमैटिक स्टडी से, साइंटिफिक प्रिंसिपल से एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि आपकी हेल्प करता है स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो होपफुली आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी, स्किल्स और जो भी ओरिजिनलिटी है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस है, बहुत सारी मेहनत है, वो आप करोगे कंसीडर मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। बट आपकी मेहनत, ओरिजिनलिटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी, स्किल्स, इन सबको जो रास्ता देता है वो देता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ मामला। तो हमने बिजनेस शुरू कर लिया स्किल्स के साथ, बट उस स्किल्स के साथ जो ग्रोथ अचीव होगी वो किसके साथ होगी? साइंस के साथ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आज के समय में मैनेजमेंट इतना ज्यादा जरूरी बन चुका है, इतना ज्यादा नेसेसरी बन चुका है कि इसको किए बिना तो आप सक्सेस ही नहीं अचीव कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने के लिए और अपने गुड्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। और मैनेजमेंट के साथ ना पेशेंस की भी जरूरत है, ये भी ध्यान रखना, शांति की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आज के समय में मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो चुका है, जो अभी आप पढ़ोगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के नाम से, जो सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाता है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से हम क्या समझते हैं? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ना एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये रिलेट करता है बेटा स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे, स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस पे, कोड ऑफ एथिक्स पे एंड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू द अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन रिलेट जो करता है वो करता है बेटा आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ एथिक्स एंड ओवरऑल कंट्रोल, इन सब पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है, आपके पास सब चीजें हैं, आपके पास टेक्निक्स हैं, बट आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, आपके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए, तो आप सक्सेस शायद ना अचीव कर पाए। ओके बेटा, तो हम समझे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को, और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अब उन डॉक्टर से कहा गया कि भाई आप जो है अपनी स्किल्स का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, अपनी आर्टिस्टिक एक्टिविटी दिखाइए और हॉस्पिटल को भी ग्रोथ करवाइए। ठीक है, तो यहां पे मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट ये थोड़ा टिपिकल हो गया। मतलब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, उन्होंने आपके और हमारी तरह मैनेजमेंट नहीं सीखा। तो यहां पर जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का टॉपिक है वो इसीलिए इंटर्ड होता है क्योंकि मैनेजमेंट आज इतना वाइडर टर्म है कि उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो ये काम जब डॉक्टर्स पे छोड़ा गया था ना, तो डॉक्टर्स इस गोल को अचीव ही नहीं कर पाए थे, यानी ग्रोथ ही नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे मैनेजिंग डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें सारे प्लान्स, स्ट्रेटेजीज एंड देन और जितने फीस वगैरह होती हैं, दवाइयों की चार्जेस होते हैं, दवाइयां होती हैं, उन सबको डिजाइन किया गया। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है जिनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हैं, जिनके अंदर गाइडेंस है, कोड ऑफ एथिक्स है। तो यहां पर आप क्या देख पाओगे कि भाई मैनेजमेंट आज के समय में एक प्रोफेशन बन चुका है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक तौर पे रोल कर रही है ताकि हम गोल अचीव कर सकें। राइट, तो इसी के साथ हमारे पास एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और आती है, इसको भी जरा समझिए ध्यान से, देखिए। सो दैट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स and then professional practice and the artistic creativity to plan to achieve the special एंड स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि इतने सारे हम नेचर, यानी इन तीन नेचर्स को पढ़ने के बाद हम ये समझ गए कि मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक कॉम्बिनेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, यानी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस का मतलब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, एंड देन आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का मतलब मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इन तीनों को मिलाकर ही आपका एक इफेक्टिव मैनेजमेंट बनता है, एक इफेक्टिव प्लान बनता है जो कि स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक दो टॉपिक्स को मिलाकर बना है। मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है। एंड देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये हमने कवर कर लिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिए। हमने समझा था कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट
मैनेजमेंट को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए, जिससे हम अपने गोल को अचीव करें, कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा था? हमने समझा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन, ये 5 प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हमने जाना था बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिएगा, अदरवाइज इसकी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैनेजमेंट क्या है एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, मुश्किल से 7 या 8 मिनट की वो वीडियो होगी, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी एंड स्क्रीन में लगी हुई है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम समझेंगे एक पिरामिड के द्वारा। तो जैसा कि अभी आप पढ़कर आए हो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, और साथ ही साथ हमने देखा कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहां पर आपने देखा कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन एक इतना वाइडर टर्म हो चुका है कि इसको हमने एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया है। तो यहीं पर हमारे पास बेटा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम गाइडेंस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं किया जाता, यहां पे प्लान बनाए जाते हैं, यहां पे स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती हैं, यहां पे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो कौन कौन होते हैं? जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं एंड देन जनरल मैनेजर्स होते हैं। ये सब लोग मिलकर प्लान एंड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिस पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, राइट। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको जरा देखते हैं कि भाई क्या मतलब है इसका। तो देखिए यहां पे जो प्लान बन रहा है, यहां से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और फिर यहां से आपका जो फंक्शंस हैं, आपकी जो प्लानिंग है वो काम करना शुरू करती है। जैसे कि आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के बाद वाले सारे फंक्शंस जो हैं वो यहां से यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट से वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो हैं आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं एंड डिप्यूटी मैनेजर्स आते हैं। ये हमारे पास 2 मैनेजर्स और भी कई सारे जैसे ग्रुप्स असाइन कर देते हैं किसी को, कोई टीम लीडर होता है, कोई कुछ होता है, तो वो सारे मैनेजर्स किसी ग्रुप को या किसी डिपार्टमेंट को हैंडल करें वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस, ये हमारी थर्ड लेवल मैनेजमेंट होती है, इसको हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर वर्कर्स को हैंडल किया जाता है और वर्कर्स के ऊपर काम किया जाता है कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर किस काम को करने के लिए कितने वर्कर्स की नीड है, ये सब चीजें डिसाइड यहां पे की जाती हैं। इसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं बेटा वो होते हैं सुपरवाइजर्स एंड देन फॉरमैन। तो ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पिरामिड है बेटा। इस पिरामिड में सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास आता है बेटा प्लेटफॉर्म एरिया। तो प्लेटफॉर्म एरिया एक सबसे लोवेस्ट चेन होती है हमारे पूरे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आते हैं बेटा वर्कर्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो यहां पे गाइडेंस मिली होती है, इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये हमने समझा पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और होपफुली अब आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ये मैंने यहां कोष्टक लगा दिया। अब देखो, मैनेजर इज दैट पर्सन वो मैनेज समबडी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर हम किसको मैनेजर कहें और किसको मैनेजर ना कहें, या फिर किसको मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर काउंट करें और किसको ना करें। तो इसी के बिहाफ पर आपके मैनेजर्स की कैटेगरीज आती हैं कुछ ये, मतलब मैनेजरियल मेंबर्स आते हैं और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स आते हैं इस टॉपिक के अंदर। उसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्या मतलब है भाई मैनेजर्स का? तो मैनेजर इज दैट पर्सन हु मैनेज समबडी। मतलब मैनेजर वो होता है जो किसी चीज को मैनेज करे। अब वो किसी चीज को मैनेज करने का यहां से अर्थ ये है कि या तो वो कोई काम मैनेज करे या फिर वो लोगों को मैनेज करे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं। तो इन दोनों को जो भी चीजें कर रहे हैं, मतलब कोई भी मैनेजर अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी कर रहा है तो वो मैनेजर कहलाया जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई काम नहीं हो रहा, यहां पर क्या हो रहा है, काम के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है, यहां पे लोगों को संभाला जा रहा है। इसी तरीके से यहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर भी किसी ना किसी को हैंडल किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, यानी डिपार्टमेंट्स को मैनेज किया जा रहा है, यहां पर वर्कर्स को मैनेज किया जा रहा है एंड देन फाइनली ओवरऑल वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वर्कर्स किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, यहां कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, तो इसीलिए यहां पे इनको नॉन मैनेजरियल मेंबर कहते हैं। थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ते हैं। देखिए पहला हमारे पास बेटा इसी के बेस पर निकल कर आता है मैनेजरियल मेंबर। तो मैनेजरियल मेंबर क्या होते हैं? अंडर दिस कैटेगरी मैंने छोड़ दिया यहां पे ब्लैंक। क्यों छोड़ा ब्लैंक? देखो अंडर दिस कैटेगरी यहां पे सारे वो लोग आते हैं जो मैनेजरियल मेंबर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो अंडर दिस कैटेगरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिप्यूटी मैनेजर्स एंड चेयरमैन, ये सब लोग एक्सेट्रा
ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड मैनेजरियल मेंबर, इनको सभी को मैनेजरियल मेंबर कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है टॉप लेवल टू ऑपरेशनल लेवल तक जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन सभी को मैनेजरियल मेंबर के अंदर काउंट करते हैं, बिकॉज दे मैनेज वर्क और पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये इसलिए किया जा रहा है इनको काउंट मैनेजरियल मेंबर के अंदर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में या तो काम को मैनेज करते हैं या लोगों को मैनेज करते हैं, और समटाइम ये दोनों ही चीजों को मैनेज करते हैं, जैसे कि हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये वजह है मैनेजरियल मेंबर की। देन आफ्टर हमारे पास आता है नॉन मैनेजरियल मेंबर। अब इसका मतलब क्या है? दिस कैटेगरी इज इंक्लूडेड वर्कर्स विच वर्क इन अ प्लेटफॉर्म एरिया। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है वर्कर्स को, और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एरिया में, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दिस कैटेगरी डू नॉट हैव एनी सबऑर्डिनेट, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट कॉल मैनेजर्स। और इस कैटेगरी में कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म लेवल के अंदर काम करते हैं, जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं उसके अकॉर्डिंग, और यही वजह है कि इनको मैनेजर्स नहीं कहा जाता। ठीक है, तो सो दैट फॉर दिस रीजन दे कैन नॉट काउंटेड अमंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और यही वजह है कि इनको लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी काउंट नहीं किया जाता। तो बेटा ये था आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, और इसकी क्लास एंड स्क्रीन में भी अवेलेबल है। सो होपफुली यहां तक आपकी सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक के अंदर, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को, उस टॉपिक को उसी दिन क्लियर कर दूंगा आपके लिए। एंड देन आफ्टर यहां तक आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या कहीं भी किसी चैप्टर के मतलब पॉलिटिकल साइंस के या किसी अनदर टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कीजिए AIB नोट्स के नाम से, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड देन कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू।